प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से क्लास 10 के हर एक बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हमने फुल चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले लाइट को डिफाइन कर लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ लाइट और विजन। लाइट एक ऐसी ताकत है जो हमें देखने की सलाहियत प्रदान करती है। अब सवाल उठता है, लाइट के स्रोत और सोर्सेज क्या हैं? तो इसके नेचुरल जो सोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो सोर्सेज हैं, वो हैं सूरज और तारे, और जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, जलती हुई कैंडल या मोमबत्ती, इस तरह की चीज़ें इसके मैन मेड सोर्स में आती हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन चीज़ें खुद से रोशनी देती है और कौन नहीं। इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जो खुद ही रोशन रहती हैं और रोशनी देती हैं, उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे सन, सूरज, लाइटेड बल्ब, जलता हुआ बल्ब, लाइटेड कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, तारे, स्टार्स, इन तमाम चीज़ों को हम ल्यूमिनस कहेंगे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एमिट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी, प्रकाश नहीं निकलती है, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। टेबल, चेयर, बुक्स, प्लांट्स इत्यादि ये नॉन ल्यूमिनस हो गए। लाइट के रास्ते की अगर बात करें तो ये रेक्टिलिनियर होते हैं, सीधी सफ़र करती है, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। तो उस लाइन में से हम एक रे को पकड़ते हैं और उसी पर काम करते हैं। तो सबसे पहले रे होती क्या? व्हाट इज रे ऑफ लाइट? द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। ऐसा रास्ता जहाँ से लाइट गुजरेगी उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो एक रे को मैं रे कहूँगा। व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवलिंग इन अ सम डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज अ बीम ऑफ लाइट। वो रास्ता जिनसे लाइट या रोशनी का समूह गुजरेगा उसे हम बीम ऑफ लाइट करते हैं, और सिंगल को रे ऑफ लाइट करते हैं। तो किरणों को अगर एक जगह कर लेंगे तो ये हो जाएगी बीम ऑफ लाइट, और एक किरण रहेगी तो वो हो जाएगी रे ऑफ लाइट। तो अब ये जो बीम है वो भी तीन तरह की होती है। अब अगर सोर्स से निकलकर लाइट एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और अगर लाइट अलग अलग सोर्स से निकलकर एक जगह एक पॉइंट पर सिमट जाएगी तो उसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और अगर लाइट एक सोर्स से निकलकर स्प्रेड यानी फैलेगी तो उसे हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो ये हमने लाइट की रे और बीम को समझ लिया। अब लाइट किसी रास्ते से भी गुजरेगी, मीडियम से गुजरेगी। तो लाइट के लिए मीडियम कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, जैसा कि साउंड में होता है। ये वैक्यूम से भी ट्रैवल करती है। तो अब लाइट जिस मीडियम से सफ़र करेगी वो मीडियम को हम लोग देखें कैसा मीडियम हो सकता है। मीडियम तीन तरह के दिखने को मिलते हैं। उस ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा रास्ता जिससे लाइट आसानी से गुजर सके। वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, क्लियर प्लास्टिक, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, ऐसा रास्ता जहाँ से लाइट गुजरे तो लेकिन आसानी से ना गुजरे हो, जैसे ऑयली पेपर, ब्लड स्किन, मिल्क, हल्के बादल, यहाँ से गुजरती तो है लेकिन दिक्कत के साथ, तो इसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। और ओपेक, जिस रास्ते से लाइट बिल्कुल ही नहीं गुजर पाए उसे हम ओपेक मीडियम कहते हैं, जैसे वुड, मेटल, ब्रिक वगैरह, जैसे ईंटा,
मेटल, धातु, लकड़ी, इनसे लाइट गुजर नहीं सकती है, इसे हम ओपेक कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, तो इसे हम देख लेते हैं। लाइट अगर स्मूथ सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा, लाइट अगर रफ सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कि लाइट का बाउंस होना मतलब किसी जगह टकराना और वापस आना, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे अक्स को हम कह सकते हैं, प्रति इमेज जो बनती है उसे हम, तो ये टकराने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या लाइट का किसी सतह से टकराने के बाद दोबारा वापस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी देख लिया। अब रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब अगर लाइट रफ सरफेस से टकराएगी तो लाइट इधर उधर वापस चली जाती है, तो इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराएगी और एक रेगुलर फैशन में रिटर्न करेगी, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही काम इस पूरे चैप्टर में। अब इस डायग्राम को देखते हैं। देखने से बाएं तरफ से आकर एक सरफेस जैसे मिरर पर आएगी जिससे टकराएगी और एक खास तरफ वापस चली जाएगी। पहले आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहेंगे और टकराकर वापस जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। वैसे रे बहुत सारी किरणें एक साथ टकराती, लेकिन समझने के लिए हम एक ही रे का सहारा लेते हैं। और अगर इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डालते हैं उसे हम नॉर्मल कहेंगे। और इस नॉर्मल को डालने के बाद एक खास एंगल बन जाती है। वहाँ पर जो एंगल बनेगी तो दो तरह के एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों को हम आई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तमाम चीज़ें एक लॉ को फॉलो करती है और इसे ही हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन का नियम, लॉ क्या है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बातें हुई, इंसिडेंट रे जो आएगी, जो रिफ्लेक्ट होगी और जो नॉर्मल होगा, एक ही प्लेन पर होगी, एक ही चीज़ पर होगी, एक ही वस्तु पर होगी, तो उसे एक पहला लॉ हो गया। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल बनेगा, जो कोना बनेगा, वो एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमेशा ये रूल फॉलो होगा। इस बात को हमें जहन में डाल लेने हैं। इस बात को समझने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रतिबिंब भी बनते हैं। अब ये लाइट जो है, ये तो बात तय हो कि लाइट जो है स्मूथ सरफेस से गुजरना होगा और रेगुलर फैशन में गुजरना होगा। अब इस स्मूथ सरफेस को हम देखें तो ये भी स्मूथ सरफेस जो है वो तीन तरह के होते हैं। अब पहला जो है वो प्लेन मिरर को हम पकड़ते हैं। प्लेन मिरर में एक साइड ग्लास को लेकर के एक साइड स्मूथ घिस करके बिल्कुल स्मूथ रखा जाए, दूसरे साइड कलर किया जाता है, पहले सिल्वर कलर, उसके बाद कोटिंग करने के बाद में पीछे से हम देख नहीं सकते, एक साइड से। ये हो गया प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर जो कि कर्व होते हैं, इसके डिटेल हम देखेंगे आगे। इसको समझने से पहले हम इमेज को पहले समझ लेते हैं। वैसे सरल भाषा में इमेज
अक्स को कहते हैं, प्रतिबिंब को कहते हैं। जैसा कि आप अपने चेहरे को आईना पर देखते हैं तो पहले इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। इमेज, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट रे आकर के मिलती हो, वेरी सिंपल, और वही इमेज भी बनेगा। ये दो तरह के होते हैं। पहला रियल इमेज, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर आकर सिमट जाती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और अगर रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट से निकलकर फैलती है तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो मिलने को इमेज कहा गया, सिमटने को रियल इमेज, फैलने को वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर पर क्या होता है। इसको करने के बाद में हम कर्व मिरर की तरफ जाएंगे। प्लेन मिरर पर बनने वाले इमेज को अक्सर हम घर में लगे दीवार से जो शीशा होता है उस पर हम देख सकते हैं। पहली खूबी इसकी ये होती है कि ये वर्चुअल या काल्पनिक या ख्याल में सोच सकते हैं कि ये जो इमेज है वो हमसे दूर यानी आईने के पीछे बन रही है, लेकिन एक्चुअल हकीकत में ये नहीं होता है, इसीलिए इसे काल्पनिक कहा जाता है। ये पहली बात हो गई। काल्पनिक इनको क्यों कहा जाएगा, वर्चुअल क्यों कहा जाएगा। ये बनती तो है आईने के पीछे दिखती है, लेकिन हकीकत में क्या रोशनी पीछे जाती है, नहीं जाती है, इसलिए इसे का नाम वर्चुअल दिया गया। तो प्लेन मिरर में पहली बात है वर्चुअल। दूसरी बात, ये इरेक्ट और अपराइट रहता है, ये सीधा बनता है। सीधा बनने का मतलब होता है कि हम जब आईने के सामने खड़े होंगे तो सर के सामने रहेगा, पाँव के सामने रहेगा। इसके बाद हम और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कौन कौन सी बातें रह जाती है। दूसरी जो बात होती है इसके अंदर में, जो इमेज बनती है वो एक ही जैसी बनती है, साइज इनका एक ही होगा और दूरी भी एक ही होगा। मतलब हम जितने में खड़े हो उतने दूर वो भी दिखाई पड़ेगी। तो साइज बराबर, दूरी भी बराबर। पांचवी बात, ये लैटरली इन्वर्टेड होगा। जैसे आर वहाँ पर एक लेटर है, उसको अगर देखेंगे तो वो उलट जाएगा, बाएं दाएं होगा, ऊपर नीचे नहीं, बाएं दाएं। और इसे स्क्रीन यानी पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। ये थी प्लेन मिरर से जुड़ी हुई बातें। हमें अच्छे से इन खूबियों को याद रखना। ये एग्जाम में आता है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज या विशेषताएं क्या है, उस पर जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी विशेषताएं क्या है। अब इसके बाद चलते हैं कर्व्ड मिरर की तरफ, जो कि दो तरह के होते हैं। ये एक कांच के गोल स्फीयर यानी फुटबॉल जैसे कांच हो और वो स्मूथ भी हो, उसका एक सिरा काटने से बनता है। इसमें अगर दाहिनी तरफ देखेंगे तो एक साइड कलर किया हुआ हमें कटा हुआ चीज़ में और एक बल्ज किया हुआ उभरा साइड में है। तो कॉन्केव मिरर में हम जो है उभरे हुए साइड में हम कलर कर लेते हैं। जैसे एक चम्मच को हम देखते हैं, सामने से अगर देखेंगे जिस पर खाना रखा जाता है, खाते हैं तो सामने वाला पोजीशन को हम देखेंगे तो कॉन्केव होगा, उस पर अगर टकराना का मतलब कॉन्केव हुआ। इस जैसे चीज़ को हम देख करके कहेंगे। तो इसमें और भी चीज़ों को समझ लें कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अब अगर जिस स्फीयर से ये कटा हुआ है उसके बीचों बीच हिस्से को सी कहते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहाँ से इसे नापते हैं उसे रेडियस कहते हैं, यानी पोल से उसकी दूरी को रेडियस कहेंगे।
तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के पोल को हम डायग्राम में देख सकते हैं। सी से पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सी से पोल के बीच की जगह, सेम बीच की जगह को, दोनों के आधे पोर्शन बीच में, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे और इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो इन सारी बातों को हम डिफाइन कर लेते हैं। पोल, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पॉइंट। कौन सा हुआ? जो कटा हुआ हिस्सा है उसके बीच में जो पॉइंट बनेगी बीचों बीच में, वो पोल कहलाएगी। यानी जिस सरफेस पर इमेज बन रहा है, पूरे गोल को नहीं लेना है, जो कटा हुआ पोर्शन पर उसके बीच वाले हिस्से को पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो जिससे हमने काट करके बनाए हैं, जो गोल वाला पोर्शन था, जो स्फीयर था, उसके बीचों बीच में जो पॉइंट है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो इस तरह से अब हम रेडियस उसका जान ले। द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहीं से पोल की दूरी को उस सेंटर से लेकर के हमें रेडियस मिल जाता है। तो इस तरह अब हम आगे और बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। जो लाइन पोल और सेंटर को जोड़ करके सीधे बनाई जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपर्चर, द सर्कुलर एरिया दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलोइंग इन अ मिरर और अ लाइन इट्स इज कॉल्ड अपर्चर। जो इमेज जितनी दूरी पर बने, जो कटा हुआ पोजीशन है, ऊपर से नीचे तक को मिला करके जो एरिया होता है उसे हम अपर्चर करते। इसी पोजीशन पर ही लाइट पड़ती है। फोकस एंड फोकल लेंथ, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज इंसिडेंट parallel to the principal axis converge to or appear to diverge from is called the focus। जहाँ पर या तो कन्वर्ज हो और या जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो, जहाँ पर सिमट जाए या जहाँ से फैलना शुरू हो, उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। और वहाँ से पोल की दूरी या सी की दूरी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। चूँकि ये P और C के बीचों बीच में होता है और ये रेडियस का आधा होता। कौन? फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। अब थोड़ा दोनों मिरर के रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। बाएं कॉनकेव है और दाएं तरफ कॉन्वेक्स है। अब पहले कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। चूँकि इमेज का बनना पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो 6 पॉसिबल जगह पर ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। और इसी आगे पीछे करने की वजह से 6 सिचुएशन इसमें एराइज हो जाते। इसको हम अच्छे से समझेंगे और ये आपका बेस है, यहीं से आपको आगे बढ़ना है, रिफ्रैक्शन, लेंस वगैरह में जाना है। तो इसमें जो 6 पोजीशन बनेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी उसको समझ लेते। पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, तीसरा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, ई ऑब्जेक्ट एट एफ, और लास्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। यहीं पर सेव करने वाले जो मिरर होते हैं वो एफ पर होते हैं। तो सभी की खूबी को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉनकेव मिरर की पहली
पोजीशन जो है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है जो दिख ही नहीं जा रही है, तो दो किरणें पैरेलल आ रही हैं और एफ पर जा कर के सिमट जा रही है। तो इसमें इमेज पोजीशन क्या होगी, पोजीशन जो हो रही है वो एफ पर बन रही है, फोकस पर, और इसका नेचर जो है, इस पर जो इमेज है वो दिख नहीं सकते लेकिन रियल बनती है, और इसकी साइज पॉइंटेड होती है, बिल्कुल ही छोटी पॉइंट जैसी। तो ये हो गया, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज पोजीशन क्या होगी, तो एफ पर बनेगी, और उसका नेचर क्या होगा, वो रियल होगा, और साइज क्या होगा, पॉइंटेड होगा। रियल का मतलब ये हुआ कि आईना के सामने बनेगा, ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर के तरह पीछे बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसको हमको सही से समझना है कि ये इमेज बन कहाँ रही है। अब उसके बाद में हम उसके कैलकुलेशन को भी समझाएंगे, माइनस प्लस वो सारी बातें होंगी, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब इन्फिनिटी से आप हट करके करीब आ रही है, तो इमेज का पोजीशन जो होगा वो एफ और सी के बीच में बनना चालू होगा और थोड़ा वो बढ़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से ये इमेज जो होगा वो स्मॉलर होगा। नेचर जो इसका ये भी रियली होगा, मतलब आईना के सामने बनेगा, और ये इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा। अगर आदमी का इमेज है तो सर ऊपर और पाँव नीचे वाला ऑब्जेक्ट है तो सर इसमें नीचे हो जाएगा, पाँव ऊपर हो जाएगा, इस तरह का इन्वर्टेड इमेज होगा। इसलिए इसे हम इन्वर्टेड माने उल्टा कहेंगे और रियल कहेंगे, चूँकि ये सामने बनता। तीसरी पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अब अगर उसको सी पर ला दे, सेंटर के पास ला दे, तो क्या होता है, इमेज पोजीशन जो होगा सी पर बनेगी और सेम साइज में बनेगी, और वो रियल होगी, सामने बनेगी, और ये इमेज जो होगा वो उल्टा होगा, सेम साइज यानी इन्वर्टेड, सेम साइज होते हुए ये उल्टा होना, जो जैसा कि डायग्राम में दिखा जा रहा है। चौथी पोजीशन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, और ऑब्जेक्ट को अब और सामने लाते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट से ये इमेज जो होगा वो अब बड़ा हो जाएगा। अब तो सामने हुई, अब सेम साइज के बाद अब इमेज बड़ा होना शुरू होगा, ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा। तो ये एक पोजीशन आ गई। अब पांचवा केस है ऑब्जेक्ट एट एफ। अब अगर एफ पर ही ऑब्जेक्ट को हम ला दें तो इमेज पोजीशन जो होगी इन्फिनिटी होगी, मतलब बाहर भागेगी। नेचर, इसका नेचर जो होगा वो रियल होगा, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा होगा, दिखने में भी समझ में नहीं आएगा। इन्वर्टेड, ये इमेज जो होगा वो उल्टा होगा। सिक्स्थ केस, ये एक ही एक्सेप्शन इसमें केस है, सभी रियल थे। अब ये सिक्स्थ केस जो है ये वर्चुअल होने जा रहे, मतलब इमेज जो होगा वो हमें बिहाइंड द मिरर दिखेगा, मिरर के पीछे दिखेगा। एक केस हो गए। ये दाढ़ी करने वाले सेव करने वाले मिरर में होती है ये केस, क्योंकि हम उसको सामने ले लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में हमारा चेहरा आ जाता है, और इसको रियल कहते हैं। ये इनलार्ज्ड, खुद से ज़्यादा पिक्चर बनाती है, और ये इरेक्ट, अब ये सीधा, मतलब चेहरा जो है एकदम सीधा सीधा दिखता है। बाकी तमाम में ये उल्टे थे, तमाम में रियल कहे जा रहे हैं, और सिर्फ इस और इमेज भी उल्टे बन रहे हैं। सिर्फ ये एक केस है जहाँ पर ये सीधा इमेज बन जाता है और ये इनलार्ज होता है, जो चेहरा और उससे बड़ा होता है, इमेज इनलार्ज होता है। ये बात हमें 5 केस अलग, छठा अलग। तो 5 एक जैसे, उसमें कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन ये छठा वाला सिमिलर नहीं है। तो कॉनकेव को अच्छी तरह हम समझे, इसलिए इससे जुड़े हुए कुछ सवाल को हम आपके सामने बनाएंगे, जिससे आपको ये बातें सब समझ में आनी चालू होगी। इसको हम एक टेबल के जरिया अगर एक जगह कर दे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज। इन्फिनिटी जब होगी
तो F पर इमेज बनेगा, रियल होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, ये याद हो गया। इन्फिनिटी और C के बीच में अगर आ जाए, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और C के बीच में ला दें तो इमेज जो है C और F के बीच में बनी, मतलब फोकस और प्रिंसिपल फोकस और C के बीच में। रियल और ऑब्जेक्ट से ये स्मॉलर होगा और ये भी फिर उल्टा इन्वर्टेड हो गया। अब अगर C पर ला दे सेंटर पर तो इमेज भी सेंटर पर आ गया आएगा। रियल सेम साइज, इन्वर्टेड साइज भी अब सेम हो गया। बिटवीन C एंड F, यहाँ से क्वेश्चन सम बनाने को ज़्यादा आते हैं, तो बिटवीन C एंड इन्फिनिटी पर ये इमेज चला जाएगा। रियल और इनलार्ज्ड इन्वर्टेड उल्टा भी बना, इमेज बढ़ गया और C और इन्फिनिटी के बीच में इमेज आ गया। एट F पर अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पर, नेचर क्या हो जाएगा, रियल है। इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़े हो जाएंगे, इन्वर्टेड उल्टा यहाँ। लेकिन सिक्स केस फिर बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर हो जा रहे हैं, ये एक्सेप्शन इनका है। सभी रियल है, ये वर्चुअल हो गए। इमेज थोड़ी इनलार्ज्ड हो गई, बड़ी हो गई, और एरेक्ट मतलब सीधा सीधा उल्टा इमेज इसमें नहीं बना। ये थे कॉनकेव मिरर से जुड़े हुए 6 केस थे। अब हम चले जाते कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर जो हम जानते हैं कि इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर दाहिनी तरफ है और इसमें ऑप्शन भी हमें 2 ही तरह के हो जाते हैं। तो इसमें पहला केस जो होता ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, डायग्राम को देख सकते हैं। इमेज कहाँ पर बनेंगे, बिटवीन फोकस एंड द पोल, ये ज़्यादा यही केस आते हैं। तो ये हुआ एक केस। अब बिहाइंड द मिरर बन रहे, तो बिहाइंड द मिरर बन रहे तो ये इनका इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल। ये हो गया स्मॉलर, क्यों, ये हम गाड़ी के रियर व्यू में देखते हैं, साइड में जो शीशे लगे होते हैं, तो दूर से अगर कोई गाड़ी है तो पूरी गाड़ी जो होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस आईना में समा जाती है, इसलिए इसे स्मॉलर कहते हैं। एरेक्ट सीधा सीधा होगा, मतलब ऊपर का चीज़ ऊपर, नीचे का नीचे, ये उल्टा नहीं होगा। और दूसरा केस, ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही दूर है, इन्फिनिटी है, तो इमेज पोजीशन जो होगी वो फोकस पर बनेगी और ये इसका इमेज वर्चुअल होगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, एक बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। तो हमें इसमें से क्वेश्चन जो है पहले वाले केस में ज़्यादा आते हैं और इसी को हमको समझना, जिसमें इमेज तो दिख रहा है लेकिन दोनों केस इसमें आते हैं। तो दोनों को हम समझ लें कि कॉन्वेक्स का 2 केस और कॉनकेव का 6 केस। अब हम इतनी सारी सिचुएशन को पढ़ने के बाद इसके कुछ फॉर्मूले और रूल को जान लेते हैं। तो पहले फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देख लेते हैं। F = R/2। अब अगर पूछा जाए आपसे रेडियस, तो F कैसे निकालना, F दिया हो तो रेडियस कैसे निकालना, तो हम इस फॉर्मूले के मदद से कर लेते हैं। दूसरा है मिरर इक्वेशन, जिन्हें कहा जाता है 1/v + 1/u = 1/f। ये हो गए हमारे मिरर इक्वेशन। और तीसरा जो है वो है मैग्निफिकेशन, बड़ा और छोटा दिखाना, HE/HO = -v/u। V फॉर इमेज डिस्टेंस, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U मीन्स जहाँ से शुरू होंगे। अब इसके साइन कन्वेंशन को जान ले, कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, जो सम बनाने में सबसे ज़्यादा यही काम आते हैं और इसको हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि सम में कोई दिक्कत सम बनाते समय नहीं हो। ऑब्जेक्ट को इसमें वस्तु को U से डिनोट करते हैं और ये हमेशा माइनस होगा, तो ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख ले, जो फिगर बने हुए हैं, तो बाएं तरफ और दाहिनी तरफ, बाएं आपको कॉनकेव दिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी
बाएं तरफ से ही आ रही है और दूसरे वाले में भी बाएं तरफ से ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि u हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस साइन लेंगे, और ये रे हमेशा बाएं से ही आएगी। तो कॉनकेव में जो ऑब्जेक्ट हुए वो बाएं से आ गए। अब बाएं से आए इसका मतलब u को हमेशा माइनस ही लेना है। क्यों माइनस लेना है? इसलिए कन्वेंशन के तौर पर ये माइनस मतलब बाएं से स्टार्ट होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाएं वाले को माइनस कहा जाता है। एक्स एक्सिस में बाएं वाले को माइनस है, इसलिए हमको माइनस लेना है। अब दूसरा केस जो है इमेज का केस है। इमेज आपको कॉनकेव में मैंने कह दिया है कि 5 रियल बनते, 1 वर्चुअल बनते, तो वो याद रहे। तो वो पांचों जब रियल बनेंगे तो किधर बनेंगे? सामने बनेंगे, और सामने बनेंगे तो वो बाएं बन गए और ये भी माइनस हो गई। मतलब कॉनकेव के पांचों केस में भी जो हो जाएंगे, इमेज जो हो जाएंगे, वो माइनस में ही आएंगे। ये क्लियर। अब कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनती है और दाहिने तरफ बनते, इसलिए यहाँ पर भी जो है वो प्लस हो जाएंगे। इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह रेडियस और फोकल लेंथ अगर कॉनकेव का है तो दोनों ही माइनस होगा, कॉन्वेक्स का है तो दोनों प्लस हो, इसलिए कि वो दाहिनी तरफ बनते हैं। तो इसको हम तमाम केस को धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि इमेज की दूरी कॉनकेव में क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगी, इसको हम समझेंगे। तो यू हमने समझ लिए कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा माइनस, और वी हमेशा कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कॉनकेव में ज़्यादा माइनस होगा। लेकिन एक केस जो होता है जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट होगी तो वो V प्लस हो जाएगा। अब इसको हम मैग्निफिकेशन को भी इसके समझ करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग HO कहेंगे और इमेज की हाइट को HE कहेंगे। और इसी तरह से हम इसको देखेंगे कि अगर उठा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ऊपर का पोजीशन y एक्सिस में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट जो हमेशा पॉजिटिव से ही चालू होता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो प्लस होगा और ये प्लस ही होगा। अब इमेज साइज, अब इसके ऑपोजिट अगर बनी मतलब डाउन में बनेगी नीचे तो ये माइनस ले लेंगे, और ऊपर में बनेगी तो हम प्लस ले लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कॉनकेव में डाउन में बनती है पांचों केस में, सिर्फ एक केस में नहीं। तो उसी तरह से पांचों केस में उसके इमेज का जो साइज है और वो जो आएंगे वो माइनस होकर के आएंगे। तो नीचे होंगे तो हम समझ लेंगे कि ये छोटा बना, ऊपर बना। और उसी तरह से हमको अब अगर इमेज जो है सेम साइज में बन गया और सेम साइड अगर ऊंचा ऊपर ही के तरफ प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर नीचे के देखेंगे। मैग्निफिकेशन के केस में हम हाइट के केस में ऊपर नीचे देखेंगे और यू और वी के केस में दायां और बायां देखेंगे। तो इसको हम एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं और आगे हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इस टेबल को, क्या टेबल में है। टेबल में हमने टोटल के टोटल एक जगह कर दिए। तो टाइप्स ऑफ मिरर पहले देख लेते हैं। अब ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव में यू देखिए हमेशा ही माइनस दिख रहे हैं तो माइनस लिखे हुए। उसके बाद जब इमेज में जाते हैं तो एक रियल वर्चुअल होती है। तो कॉनकेव में अगर रियल हो तो माइनस लेंगे, वर्चुअल हो तो प्लस लेंगे। तो 5 केस में तो आपको पता ही है कि माइनस हो जाते, एक में वर्चुअल हो जाते। ये क्लियर हो गया कॉनकेव का केस। अब फोकस की दूरी हमेशा माइनस लेंगे, रेडियस की दूरी हमेशा माइनस लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्लस होंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कॉनकेव में भी प्लस होती है, कॉन्वेक्स तो प्लस हो गया। अब इमेज, अब अगर रियल होगी तो फिर वही पांचों केस में, एक पांचों केस में माइनस,
एक में हो जाती है वर्चुअल, तो अब दोनों केस यहाँ पर है। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स में। इमेज अभी नहीं, पहले हम ऑब्जेक्ट से चालू करते, ऑब्जेक्ट माइनस हो गए, वर्चुअल, उसके बाद में इसके यू जो थे वो है ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ये भी माइनस, दोनों ही माइनस। ये फॉर्मूले के हिसाब से हो गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमें दोनों ही केस में माइनस है। इमेज, इसमें रियल इमेज नहीं बनती है, एक ही केस है, इसलिए वर्चुअल बने तो प्लस हो गया। अब एफ की दूरी, एफ जो है वो प्लस हो गया। रेडियस चूँकि दाहिने तरफ बन रहे तो वो भी प्लस हो गया। एच ओ ऑब्जेक्ट हर एक दोनों ही केस में ये बाएं बनते हैं और ऊपर से चालू होते, ये प्लस ही हो गए। लेकिन इमेज, इसमें चूँकि कॉन्वेक्स में रियल इमेज ही नहीं बनती है, तो ये वर्चुअल हुए। अब वर्चुअल हुए और ऊपर की तरफ बने, तो अब ये बातें हमारे माइनस प्लस वाली जो सिचुएशन है ये टेबल के हिसाब से भी हमने क्लियर कर दी है। अब चलते हैं कॉनकेव मिरर को यूज कहाँ करते और कॉन्वेक्स मिरर को यूज कहाँ करते। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिए सेविंग मिरर जो एफ और पी के दरमियान ला करके करते हैं। डेंटिस्ट जो इमेज बढ़ा और छोटा करके दांत देखने का काम लेते हैं। और हेडलाइट गाड़ी की जो होती है, मोटरसाइकिल में सामने का सोलर फर्नेस, किरण को एक जगह करके हीटर जलाए जाते हैं, सोलर हीटर। टॉर्च को हम देखेंगे वो कॉनकेव शक्ल के होते हैं। ये हो गए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर्स ऑफ कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। पीछे जो साइड में जो लगे होते हैं या पीछे जो गाड़ी आती रहती है उसको देखने के लिए जो यूज होता है। और ऐसा मिरर से वो गाड़ी जो पीछे चल रही है वो पूरा वो गाड़ी तो बड़ी रहती है, वहाँ छोटी दिखती है, पूरी चीज़ उसमें दिखती है। ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दोस्तों, लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर के रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।